दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि नेपाल के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जेंजी प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ और ऑल टुगेदर पार्लियामेंट को फूंक दिया गया और यहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या ये महज एक जेंजी प्रोटेस्ट था या फिर इसके पीछे एक बिगर पावर गेम था। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसी स्टार्ट कैसे हुई, व्हाट हैपेंड। तो हुआ ये कि दोस्तों 6 सितंबर 2025 में नेपाल की गवर्नमेंट ने जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस थी इसे बैन कर दिया। अब इसे बैन क्यों किया, इसका रीज़न क्या था बैन करने का? इसका बहुत ज़्यादा सिंपल रीज़न था दोस्तों। सिंपल रीज़न ये था कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रेगुलेशन जारी करी थी कि जितने भी एप्लीकेशंस है सोशल मीडिया की उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और अगर आप नहीं रजिस्टर करते हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा ऑल टुगेदर। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक रेगुलेशन है, क्योंकि ये यही सेम रेगुलेशन आपको यूएसए के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारा जो इंडिया का आईटी एक्ट है उसके अंदर भी यही चीज़ है कि जितने भी एप्लीकेशन है भैया उनको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डाटा वगैरह जो है ये सारी चीज़ें से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कंट्री करती है। बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस आप देखोगे इन्होंने ये चीज़ कंप्लाई नहीं करी और यहाँ पे ऑल टुगेदर ये बैन हो गए। यहाँ पे आप देखोगे ये फेसबुक है, ये किसका है? मेटा का। इंस्टाग्राम ये भी मेटा का। व्हाट्सएप ये भी मेटा का। ट्विटर ये भी यूएसए का। यूट्यूब ये भी गूगल का यानी कि यूएसए का। अगर आप देखो ये मेजर एप्लीकेशन जो हैं सोशल मीडिया की जो होल्ड करती हैं ये सारी की सारी यूएसए बेस्ड हैं। फॉर सम रीज़न इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, जो भी रीज़न होगा पता नहीं। अब जो लोगों का परसेप्शन क्या बना इस चीज़ से कि यूथ को ये लगा कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू साइलेंस डिसेंट एंड कंट्रोल फ्री स्पीच बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म वर वेयर करप्शन स्कैंडल्स एंड एंटी गवर्नमेंट वॉइसेज वर स्प्रेड। कि ये गवर्नमेंट का एक अटेम्प्ट था, लोगों को ये लगा कि ये गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है कि वो गवर्नमेंट हमारी वॉइस को सप्रेस कर रही है। क्यों सप्रेस कर रही है? क्योंकि हम लोग एंटी गवर्नमेंट जो वॉइसेस है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते थे। जो नेपोटिज्म था नेपाल के अंदर, जो करप्शन था, ये सारी चीज़ें हम लोग स्प्रेड करते थे अपने सोशल मीडिया पे, लोगों को अवेयर करते थे। तो और जो फ्री स्पीच थी, जो हम खुल के बोलते थे, ये सारी चीज़ें जो है सप्रेस करने की कोशिश करी है। जनजी को ये लगा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, हो सकता है ये भी नैरेटिव हो। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया नेपाल में केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे सोशल मीडिया यहाँ पे नेपाल में एक इकोनॉमिक टूल का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल बिजनेसेस, टूरिस्ट ऑपरेटर और जो फ्रीलांसिंग जो होती है वो हाईली रिलाई होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये जो व्हाट्सएप वगैरह की जो कम्युनिटीज़ होती है वहाँ से। तो क्योंकि ये एक टूरिस्ट इकोनॉमी है नेपाल, उसकी वजह से ये सोशल मीडिया का एक इम्पेरेटिव रोल रहता है यहाँ की टूरिस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि नेपाल की जो पॉपुलेशन है, आप लोगों को पता ही है कि एजुकेशन के लिए या फिर वर्क के लिए ये अब्रॉड जाते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, क्योंकि वहाँ से वो अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जितना भी एंग्स था और डिसइंटरेस्ट था लोगों का अपनी सरकार के प्रति, वो एक एक्सप्रेस करने का जरिया था सोशल मीडिया। चाहे वो करप्शन के चार्जेस एक्सपोज करना हो या फिर नेपोटिज्म हो गया, फिर लीडर्स को क्रिटिसाइज करना हो। इतनी सारी रील्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करती हैं। जो नेपो किड्स हैं वहाँ पे नेपाल के, उनकी लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं यहाँ पे नेपालीज की जो आम जनता है उससे, कि वहाँ पे नेपाल का जो करप्शन है वो इतना हाई लेवल है कि वहाँ के जो नेपो किड्स हैं वो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और यहाँ पे जो है बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही नेपाली स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें भी टाइम एंड अगेन हाईलाइट होती थी सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर बंद करने से क्या हुआ कि जो नेपाल की जनता है, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर है, उस पर एक हाई इम्पैक्ट पड़ा। इस वजह से दोस्तों ये एक ट्रिगर इफेक्ट पड़ गया और ये जो चीज़ है, जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है मास लेवल पे स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया बैन ही केवल एक सोल रीज़न नहीं था नेपाल के टर्मोइल के लिए। यहाँ पे नेपाल में टाइम एंड अगेन यहाँ पे करप्शन के चार्जेस जो हैं वो लगते रहे इनके लीडर्स पे। डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रही नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर 12 सरकार जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है नेपाल में। तो डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रही नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, पुश माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है नेपाल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके जनता को जो है परेशान करती थी और फाइनली वो एक तरह से अभी रिसेंटली वो बर्स्ट हुआ एक मैसिव प्रोटेस्ट के फॉर्म में। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जितना भी ये रजीम चेंज वाली चीज़ हुई है, यहाँ पे टर्मोइल हुआ है पॉलिटिकल, जितना भी ये वायलेंस हुआ है, ये क्या केवल जेंजी के द्वारा पॉसिबल है? तो बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका सीधा सा जवाब है कि नो, कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है ये केवल जेंजी के द्वारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोस्तों इतने मास लेवल पर प्रोटेस्ट होना, जो इसका ऑर्केस्ट्रेशन आप देखोगे कि किस लेवल पे ये प्रैक्टिस किया गया पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, ये एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। केवल यूथ के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको एक प्रॉपर ड्राइव चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे इस लेवल में हम करेंगे। उसके बाद क्या क्या एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स ने, यहाँ पे यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, यहाँ पे देख सकते हो बर्निंग ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पे कर दिया कि लोगों ने जाके पार्लियामेंट जलाया है। क्या ये पॉसिबल है जेंजी द्वारा? दूसरी चीज़ कि
जब ये सारी चीज़ें होने वाली थी तो हर एक स्टेट की एक इंटेलिजेंस होती है। तो जो भी यहाँ पे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ओली, तो उनकी भी एक इंटेलिजेंस होती है, हर एक गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस होती है कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये अभी फ्यूचर में हो सकती हैं, तो आप अलर्ट रहें। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो अलर्ट रहती हैं। हर एक कंट्री के अंदर ये चीज़ होती है। तो नेपाल की जो स्टेट थी, स्टेट इंटेलिजेंस थी, उनको ये चीज़ खबर नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तीसरी चीज़, बर्निंग ऑफ हाउसेज ऑफ एमपीज़ के जो भी घर जलाए हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर को बाहर निकाल के पीटा है, उस पर वायलेंस करी गई है। उसके बाद जो बर्निंग वाला, जो टॉर्चरिंग वाला जो केस आया है कि पूरे पूरे हाउस को टॉर्च कर दिया और उसमें जो एक्स पीएम की वाइफ थी वो भी बर्न हो गई। मतलब इस तरह का हीनियस चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। और ये पूरी की पूरी एंटायर मशीनरी किसने प्रोवाइड करी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल उठा करती है कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट केवल जेंजी द्वारा तो पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम देखें नेपाल के बारे में एक और चीज़, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की अगर हिस्ट्री देखें नेपाल की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। क्योंकि 2008 से यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, 12 सरकारें यहाँ पे चेंज हो चुकी है पिछले 15 साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो नारा है यहाँ पे लोगों का ये है कि इफ़ दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक वी वांट अ बेटर वर्जन, कि अगर ऐसी डेमोक्रेसी लिखती है तो हमें भैया ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इससे इसका बेटर वर्जन चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है 2020 तक की यहाँ पे हमने लगाई है कि कितनी सारी सरकारें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम अगर एनालिसिस करें तो कोई भी स्टेबल यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रही है। कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं, उनके पास ये जो सत्ता है वो रही है और सबने अपना अपना फ़ायदा देखा है, सबने अपनी अपनी जेबें भरी हैं। ये चीज़ यहाँ पे रहा है, ठीक है। और करप्शन जो है दोस्तों, करप्शन बेसिकली हर एक कंट्री में होता है करप्शन, चाहे इंडिया की बात करें चाहे यूएस की बात करें, हर एक कंट्री में करप्शन होता है। तो केवल करप्शन को ही दोषी दे देना कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो था करप्शन वगैरह की वजह से था, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रूडेंट जजमेंट नहीं होगा। अब दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक नेपाल के, अभी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनका जो स्टांस था वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना था, ये हम सबको पता ही है। किस तरह से इनकी जो स्टेटमेंट है काला पानी एरिया को लेकर वो आई थी, जो उत्तराखंड के अंदर है, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट भी जारी किया था कि बैक ऑफ इंडिया ये हमारा एरिया है। ऐसी लिपुलेक ट्रेड रूट पर भी इनका कमेंट्री आई थी। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों हमें पता चलता है कि जो इनका जो स्टांस था वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना था। तो दोस्तों इस प्रो चाइना की वजह से यहाँ पे कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या यूएसए की जो डीप स्टेट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे जो केपी ओली की जो गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रो करने में। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके पॉसिबल रीजन जो बताए जा रहे हैं दोस्तों वो ये हैं कि जो चाइना है, जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ किया जा रही है। क्योंकि जो चाइना है बेसिकली वहाँ पे साउथ एशिया के अंदर जो यूएसए है उसको अपनी एक पपेट गवर्नमेंट कह लो या फिर एक वॉचडॉग स्टेट जो है वो रखनी है, ताकि वो जो चाइना है उसको समय समय पर काउंटर कर सके और चाइना पे जो क्लोजली मॉनिटर कर सके। उसके बाद दूसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक हैंड ओवर इंडिया, कि जिस तरह से यूएसए और इंडिया के अभी रिलेशंस थोड़े ख़राब हो रखे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक हैंड रखने के लिए और एक सटल मैसेज भेजने के लिए इंडियन स्टेट में ये चीज़ करवाई गई हो यूएसए के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो साउथ एशिया है उसके अंदर यूएसए की प्रेजेंस और डोमिनेशन बनाए रखने के लिए यूएसए ने ये चीज़ कराया हो। तो दोस्तों ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि यूएसए ने अपनी डीप स्टेट जो है उसके थ्रू कराया। और डीप स्टेट में दोस्तों इनके जो CIA बेसिकली वो आ जाता है। उसके बाद इनके जितने भी NGOs वगैरह होते हैं, इनकी जो फंडिंग होती है अलग अलग NGOs में, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। अभी दोस्तों जो ये पूरा का पूरा जो मोमेंट है वो किसने ऑर्केस्ट्रेट किया है, किसने पूरा का पूरा कमांड किया है, तो इसमें दोस्तों जो नाम आ रहा है वो हामी नेपाल नाम के ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है। अब दोस्तों ये हामी नेपाल क्या है, बेसिकली ये इट्स एन NGO। अब ये जो NGO है दोस्तों, इसका पूरा का पूरा नाम आ रहा है कि इन्होंने जो है पूरा का पूरा जो चीज़ है ऑर्केस्ट्रेट किया है और स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी कैसे कैसे आपको प्रोटेस्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अहेड ऑफ द ब्लैकआउट हामी नेपाल यूज्ड इट्स इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पेजेस टू कॉल फॉर प्रोटेस्ट एट मंडला ऑन September 8। इट शेयर्ड वीडियोज़ टाइटल हाउ टू प्रोटेस्ट। ऐसी वीडियोज़ में है कि हाउ टू प्रोटेस्ट, ये भी वीडियोज़ इन्होंने जारी करी हैं हामी नेपाल ने कि भैया लोगों को बताया कि आपको प्रोटेस्ट करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ठीक है। अर्जिंग स्टूडेंट्स टू टर्न अप इन यूनिफॉर्म्स विद देयर बुक्स एंड बैग्स एज अ पीसफुल सिंबल ऑफ डिसेंट। और लोगों को, बच्चों को बताया है कि भैया आप अपने यूनिफॉर्म्स में आना प्रोटेस्ट करने के लिए। आपने पिछले वीडियोस में और जितने भी आर्टिकल्स वगैरह देखे उसमें देखा भी होगा, बच्चे अपने यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं और अपने बैग्स के साथ आना, बुक्स के साथ आना, एक सिंबल ऑफ डिसेंट के लिए, ताकि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन है ये हामी नेपाल ने कराया है। अब दोस्तों इसके पीछे जो हामी नेपाल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा फेयर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके जो लीडर्स हैं इन पे भी कई सारे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो हामी नेपाल जो है ये एक रिलीफ फंड का काम करती थी। जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते थे नेपाल के अंदर तो उसके अंदर ये काम करती थी। और इसकी फंडिंग की अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि ये NGO है तो इसकी फंडिंग अगर हम ट्रेस बैक करें तो काफ़ी ज़्यादा यूएसए के साइड जो है वो फंडिंग जारी है। तो यहाँ से भी एक हमें हार्बिंगर मिलता है, यहाँ से भी हमें एक सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं यूएसए का काम हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है इन सब चीज़ों के अलावा
कि अगर पिछले 5 ईयर्स का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो पिछले 5 साल के अंदर ही भारत की जितनी भी सीमाएं हैं वहाँ पे हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ अनरेस्ट हुआ ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यांमार के अंदर मिलिट्री coup हुआ था 2021-22 में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो श्रीलंका के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ। सेम हमें विजुअल्स देखने को मिलेगी कैसे पार्लियामेंट के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग घुस गए, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह लोग वहाँ के तबाह कर रहे हैं, वहाँ का सामान लूट के जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे मालदीव्स के अंदर भी हमने देखा है कि प्रो चाइना गवर्नमेंट मिज़ुज़ू की वहाँ पे आई थी और कैसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो है उन्होंने रिलीज़ करी थी। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने ये जो नेपाल है यहाँ पे देखा हमने कि ये जो प्रो चाइना गवर्नमेंट है 2024 में आई थी। अब ये जो गवर्नमेंट है ये भी हमारी 2025 में डिस्टेबलाइज हो गई और यहाँ पे एक जो है पूरा का पूरा टर्मोइल स्टार्ट हो गया। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि कैसे इमरान खान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जहाँ पे इन्होंने एंटी यूएसए स्टेटमेंट जब दी थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा इन्हें साइडलाइन किया, अरेस्ट किया और ये अभी इस टाइम पे जेल में है और जो एक नई गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फॉर्म कर दी गई। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर हमने मोस्ट रिसेंटली देखा 2024 के अंदर कि पूरी की पूरी शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई और इसका रीज़न जो बताया जा रहा है वो यही है कि यूएसए ने शेख हसीना से जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो डिमांड किया था अपने मिलिट्री बेस के लिए, ताकि वो चाइना और जो साउथ एशिया है वहाँ पे अपने एक डोमिनेंस बना सके और चाइना के ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग कर सके। बट शेख हसीना ने वो चीज़ ऑल टुगेदर मना कर दी थी, एब्सोल्युटली नो। उस वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश की जो रिजीम थी वो चेंज हो गई और यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट जो है यूएसए की वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे मिस्टर यूनुस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बांग्लादेश का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत ज़्यादा वरिंग सिनेरियो है भारत के लिए ऑल टुगेदर, क्योंकि अगर आप देखो अगर आपकी सीमा ही अनरेस्ट पे रहेंगी तो आप जो एज अ कंट्री है वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाओगे। ये मतलब एक बहुत ज़्यादा एविडेंट चीज़ है। अब दोस्तों एक बहुत पुराना कोट है कि गुड नेबर्स हेल्प यू थ्राइव, बैड नेबर्स ड्रैग यू डाउन। जिस तरह से अनरेस्ट चल रहा है भारत की सीमाओं पे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ में हमारे पास श्रीलंका है, इन सारी चीज़ों को देख के पता लगता है कि दोस्तों अगर ऐसा रहा तो इंडिया कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा और जो सुपर पावर बनने का ड्रीम है वो कहीं ना कहीं हमारा पीछे छूटता चले जाएगा। अगर आप मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेज देखिए, मेजर सुपर पावर्स देखें तो उनकी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेट आपको हर कंट्री कॉमन मिलेगी, वो ये है कि जो उनकी सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। अगर आप यहाँ पे देखो यूएसए को तो यहाँ पे देखो कनाडा है, उसके बाद इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, यहाँ पे अलास्का है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कोई भी डिस्कॉर्ड आपको नहीं मिलेगा यूएसए की सीमाओं में। ऐसे अगर आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी इन्होंने लड़ना था, आपस में डॉग फाइट करनी थी, उन सब करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन फॉर्म कर लिया और जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये साथ में एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह काम करती हैं, साथ में एक दूसरे को फ्लरिश करती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मनी जो है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रांस है और यूरोपियन यूनियन फॉर्म होने के बाद ही दोस्तों जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वो फ्लरिश हुए हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर कोई भी कंट्री हो। ऐसे ही दोस्तों अगर हम नॉर्डिक नेशन भी देखें, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, स्टॉकहोम, नॉर्वे, ये जितने भी नेशंस हैं यहाँ पे भी आपको कोई भी आपस में इनके कोई भी एंग्स्ट नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे डिस्कॉर्ड नहीं मिलेगा आपस में। यहाँ पे भी इनकी जो सीमाएं हैं, इनके जो पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ पे भारत को बहुत ज़्यादा एक वरिंग फैक्टर होगा। ऐसे अगर आप एशियन नेशन में भी देखोगे, जो सिंगापुर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो मलेशिया हो गया, यहाँ पे भी जो इनकी इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी अच्छी फ्लरिश कर रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आपको नहीं मिलेगा इनके पड़ोसी देश में। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बस यही सीख मिल रही है इंडिया के लिए कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, सुपर पावर बनना है, तो उसको मेक श्योर करना होगा कि जो उसकी सीमाएं हैं वहाँ पे शांति हो, वहाँ पे पीस हो, वहाँ पे ट्रैंक्विलिटी हो और भारत के साथ एक अच्छे संबंध में ये रहे। दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने नेपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया और किस तरह से जो अभी साउथ एशिया में अनरेस्ट चल रहा है उस चीज़ को हाईलाइट किया। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।